अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं आयशा अब्रार और जवाद अहमद सिद्दीकी हम दोनों आपको खुशामदीद करते हैं। ऑलमोस्ट आधा रमज़ान हो गया है, जो कि एक्चुअली कल होगा, मगर हमें एहसास ही नहीं हुआ इस वक्त का जो हमने आपके साथ गुजारा है। ये ट्रांसमिशन आप हमारी देख सकते हैं 6 से लेकर 8 बजे तक, जिसमें हम आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आते हैं, उलमाए कराम से बातचीत करते हैं, साथ साथ ICC के बारे में बात करते हैं और रोज़ाना एक डिफरेंट टॉपिक होता है। आज का टॉपिक जब मैं और जवाद आपस में डिसाइड कर रहे थे तो हम बड़े खुश थे कि ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोग बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं, और टॉपिक ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाज़रीन नहीं, हम सब इससे आसानी से एसोसिएट करते हैं। हर इंसान इससे आसानी से एसोसिएट कर सकता है, और मुझे लगता है जवाद जो इंसान ही बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, आई थिंक वही एक सबसे बड़ा झूठ होता है, बिकॉज कभी ना कभी तो मुंह से कुछ ऐसा निकल ही जाता है। और जवाद एक्चुअली मैं एक रिसर्च देख रही थी कि कुछ ऐसी डिवाइसेस निकली हैं जो कि बता सकती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, और उसके पीछे जो एक स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे जो एक साइंस है, वो ये है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रेज होता है, हार्ट बीट बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर आप झूठ कंसेक्यूटिवली बोलते रहें तो वो आपकी सेहत के लिए एक्चुअली बुरा है, और उससे बहुत सारी बीमारियां भी एसोसिएट होती हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट सब आपको पता है कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए बाकायदा इसका इस्तेमाल, जैसे आप बता रहे हैं, बाकायदा इसका इस्तेमाल होता है। तो यानी अगर आप सोचें कि अगर आपका एक झूठ बोलने से आपका ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, हार्ट बीट आपकी रेज हो रही है, और आप कंसेक्यूटिवली बोले जा रहे हैं झूठ, तो आपकी सेहत को इससे इन द लॉन्ग रन कितना नुकसान होगा। लेकिन मैंने भी एक रिसर्च पढ़ी, और वो रिसर्च ये कहती है कि झूठ बोलने से आप ज़्यादा अरसा नौजवान रह सकते हैं। Really? हाँ, अगर आप सबको अपनी उम्र ही कम बताएंगे तो आप नौजवान ज़्यादा अरसा रहेंगे। ये तो फिर सही है कि झूठ बोलने वाले की ज़िंदगी इस तरह से देखा जाए तो लंबी है, और अगर एक्चुअली सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो रिसर्चेस इस बात को साबित करती हैं कि जो इंसान सच बोलता है, जिसको याद नहीं करना पड़ता कि उस दिन मैंने क्या बोला था, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा लंबी होती है एक्चुअली। लेकिन बुनियादी बात नाज़रीन ये है कि आपके पास झूठ बोलने की जो भी वजह है, ये जहन में रखिए कि उसी मौके पर सच बोलने की उससे एक बड़ी और बेहतर वजह यकीनन मौजूद होगी। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि वो सच बोलने की वजह क्या है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, और इस पर हम कोशिश करेंगे आज से अमल करने की। हमारी डॉन न्यूज़ की टीम गई एक जगह, वहाँ पर जाके हमने एक छोटी सी नेकी की। छोटी सी नेकी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद हमेशा ये होता है कि किसी ना किसी को इंस्पिरेशन ज़रूर मिले और हम भी ऐसा काम करें। अल खैर वेलफेयर सोसाइटी हम गए, और वहाँ पर जाके ये छोटा सा काम, छोटी सी नेकी हमने की। आइए चल के देखते हैं। इदारा अल खैर 1987 में हमने इसको शुरू किया था। चंद बच्चों से एक स्कूल का आगाज़ किया। आज 30 साल हो चुके हैं, और इस स्कूल में जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त सिर्फ एक रवायती तालीम जो हम प्राइमरी स्केल की दे रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि इन बच्चों में हम बहुत सारे स्किल्स हैं और बहुत से काम सीख सकते हैं, तो फिर हमने इनको दूसरे काम भी सिखाने की कोशिश की है। सन 2000 में टेक्निकल स्कूल खोला, और उसमें हमने लड़कियों को यहाँ कंपलसरी किया कि हर लड़की जब यहाँ आएगी तो वो यहाँ सीख कर जाएगी सिलाई, कढ़ाई और कटाई। ये तमाम काम, स्टिचिंग वगैरह सब यहाँ सिखाई जाती है तमाम बच्चियों को। अभी जैसे कि ईद के ड्रेस आते हैं लॉन के, तो हम खुद सी लेते हैं घर पे। जैसे मैट्रिक करके कुछ बच्चियाँ जॉब करती हैं, कुछ टीचिंग कर लेती हैं, तो वो बच्चे जिन्हें जॉब करनी होती है वो मेरे पास आ जाती हैं, फिर मैं उन्हें और ज़्यादा सिखाकर इन्हें जॉब दे देती हूँ। जब ये यहाँ से जाती हैं, इनको डिप्लोमा मिलता है 1 साल का सिंध टेक्निकल बोर्ड से, और इस तरह से इन बच्चियों को ये फ़ायदा हुआ है कि ये अपने घरों में काम करती हैं, और उस काम से जो उजरत मिलती है उससे इनका घर चलता है। इसी तरह एक यूनिट और हमने खोला है, उसको खाड़ी यूनिट है, जहाँ पे हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि धागे से कपड़ा बनाना। तो उससे हाथ से कपड़ा बनाने की डिमांड काफ़ी भी है और बैरून मुल्क भी है। तो इस तरह से हम इन बच्चों को ये हुनर भी दे रहे हैं, ताकि इस हुनर को सीखने के बाद हम अपने पास भी इस सामान को मार्केट में मुख्तलिफ़ जगह रख कर बेचेंगे, और इस तरह से इसकी जो आमदनी होगी उससे स्कूल को जाएगी वो आमदनी, और जो क्या नाम है इसका उजरत होगी जो हम बच्चों के हिसाब से होगी, वो बच्चों को भी उसकी उजरत देंगे ताकि उनके घर में कुछ माली मदद हो सके। आप इससे अंदाज़ा करें कि जापान की क्वालिटी हमारे पास बन रही है, जबकि आपको पता है जापानी कौम जो है कितनी क्वालिटी कॉन्शियस कौम है। तो इस क्वालिटी का काम हमारे पास हो रहा है जो शायद यहाँ की फैक्ट्री में बहुत कम हो रहा हो कहीं। तो हमारी बच्चियाँ जो हैं उनको ट्रेन किया गया है
जापानी औरत ने आकर यहाँ, जिसने इनको ट्रेन किया है और इस तरह इनकी हाथों में इतनी सफाई आपने देखी। तो यहाँ से इसके अलावा जब काम वहाँ का नहीं होता है तो इन लोगों को हम लोकल काम देते हैं और उस लोकल काम से जो आमदनी होती है वो भी स्कूल को जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरह से जहाँ चंदे करते हैं, ज़कात लेते हैं और सदक़ात लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, अतियात लेते हैं, लेकिन हमारी एक कोशिश ये भी है कि हम किसी तरह से, चूँकि अदारा बढ़ रहा है, स्कूल बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो बहुत हमें पैसा चाहिए। तो हम इस तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं कि हमें डोनेशन किस तरह मिल सकते हैं, लेकिन हम ये भी कोशिश करेंगे छोटे मोटे कारोबार करके, काम करके जो है ना, हम उससे इनकम जनरेट करें और उस कामों में इन बच्चों को ही हम रखें। हम अपनी एक एक पैनी जो 700 अरब रुपए हमारे पास आता है, इसको तालीम पे एक दफ़ा लगा दें। अगर हमने एक दफ़ा 15 से 20 साल तक इस 700 अरब रुपए को तालीम पे खर्च कर दिया तो इस मुल्क में कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, ना कोई जाहिर रहेगा, और इस मुल्क के तमाम माशी मसाइल, सियासी मसाइल, समाजी मसाइल सब हल हो चुके होंगे। और फिर हमारी ये चैरिटी किसी और मुल्क में जारी होगी और हम किसी और मुस्लिम मुल्क को या किसी और मुल्क को ठीक कर रहे होंगे इस चैरिटी से, जो आज हमारे पास आकर हर साल ख़त्म होती है, फिर अगले साल फिर उतनी आ जाती है, फिर पता नहीं किस तरह खर्च होती है, कैसे खर्च होती है। गुर्बत वहीं है, जहालत वहीं है, मसाइल वहीं हैं, सारे मसाइल जूँ का तू हैं वो हल नहीं होने को देते। जी जनाब, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में रोज़ाना की तरह हमेशा हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ लमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे जवाब, खैरियत से आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। शेफ़, सुना है आज आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि किसी ने कभी इफ्तार में नहीं खाई होगी, घर पे तो नहीं खाई होगी, रेस्टोरेंट जाके खाई होगी। नहीं पॉसिबल है। हम आज बनाने जा रहे हैं क्रीमी मशरूम सॉस विद चिकन स्टेक। चिकन स्टेक आज हम खाएंगे। बेसिकली चिकन स्टेक तो होता नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसको हम अगर इसको कहते हैं हम कि मशरूम चिकन खा रहे हैं आज, तो वो सही रहेगा, क्योंकि स्टेक सिर्फ बीफ पे ही होता है और जो चीज़ बीफ की है वो बीफ की है, जो चीज़ चिकन की है वो चिकन की। लेकिन जो हमने चिकन स्टेक खुद से निकाला हुआ है वो आज हम बनवाएंगे हमारे शेफ लमान मलिक से। आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, कोई फरमाइश, कोई सवाल, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। और शेफ, चिकन स्टेक जो हम घर पे तैयार कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? जो घर पे हम चिकन स्टेक तैयार कर सकते हैं उसके लिए बहुत सिंपल सी मैरिनेशन है। सबसे पहले हम चिकन के एक ब्रेस्ट को फिले को प्रॉपर तरीके से हैमर कर लेंगे और उसको फ्लैट कर लेंगे, ताकि जब वो पके तो उसकी डननेस प्रॉपर तरीके से आए, क्योंकि ब्रेस्ट एक साइड से मोटा होता है और आहिस्ता आगे जाके पतला हो रहा होता है। ठीक है। तो उसको आप हैम करके बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा। सही है। और हम आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। हमारे पास है मस्टर्ड। अच्छा, मस्टर्ड मैरिनेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैरिनेशन आपकी कोई भी हो सकती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो मैं सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ करता हूँ और ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ नमक, काली मिर्च और जैतून का तेल, दैट्स इट। अच्छा जी, हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम ये कौन सी सॉस यूज़ कर रहे हैं? ये है वोस्टरशायर सॉस। ठीक है, वोस्टरशायर सॉस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है। और ये आपने कौन सा पेस्ट अभी ऐड किया है? ये सिर्फ जिंजर ऐड किया है। ठीक है, सिर्फ जिंजर का पेस्ट हमने ऐड किया है। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे, वैसे स्टेक के अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं जाता। ओके, लेकिन हम तो देसी स्टेक थोड़ा सा देसी स्टेक जाएंगे और हम ऐड करेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, काली ये मिर्च। हमारी जो है मैरिनेशन। अच्छा, इस मैरिनेशन को आप मिक्स करें। जब तक मैं ये बता दूं कि ये जो पैन है अच्छी खासी मुझे इससे हीट इस वक्त मिल रही है, गर्म होने रखा हुआ है। ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल हम करेंगे इस्तेमाल इसकी मैरिनेशन के अंदर। हम यूज़ करें डालडा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 खाने के चमचे के बराबर शेफ ने यूज़ किया है। और इसकी ये मैरिनेशन बना रहे। शेफ, कितनी देर इसको मैरिनेट करना चाहिए? अगर आप करें ओवरनाइट तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अच्छा। अगर आप करेंगे 2 घंटे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो पूरी रात आप इसको मैरिनेट करके बस फ्रिज में हमारे पास चूंकि मजबूरी है, हम लोगों के पास टाइम की कमी की वजह से हम जो है वो। अच्छा शेफ, एक बात बताएं, यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के पैन्स हैं, एक तो प्लेन है और एक ये ग्रिल्ड मार्क्स वाला पैन है। ये ग्रिल पैन है। हम स्टेक जो बनाएंगे ग्रिल पैन के ऊपर, ग्रिल वाले ताकि मार्क्स खूबसूरत आए। ठीक है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सईद बात कर रही हूँ।
जी। और जो है ज़बरदस्त आपके शो शाम में बड़ा अच्छा लगता है। उसका टाइम बहुत कम होता है लेकिन बड़ा मज़ा आता है, काम भी चलता रहता है और आपका शो भी देखते रहते हैं। और शेफ़ बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और इनसे मैं भी एक फरमाइश करूँगी बिल्कुल कि चिकन जलफ्रेज़ी बनाना सिखाएं। चिकन जलफ्रेज़ी मिसेस फरीद, बड़ी अच्छी फरमाइश की चलें जी, आपने। आपकी चिकन जलफ्रेज़ी हम कल ही बना देते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। कल ही हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। तो अभी हमारे शेफ ने अनाउंस कर दिया है और सब लोगों ने सुन लिया है, तो अब आप अपनी कमिटमेंट से हट नहीं सकते। आप झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं कि कल आप बनाएंगे ये? ठीक है, मैं हटूं ना हटूं, हमारे अनवर भाई हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से रेसिपी मुझे दे दें तो फिर मेरा काम हो जाएगा। कल हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए चिकन जलफ्रेज़ी और यहाँ पे आज बन रही है चिकन स्टेक विद सॉस। इसके साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर स्टेक जो है वो हम पकने रखने वाले हैं। बिल्कुल रखने वाले हैं, मुझे 1 मिनट और दे दीजिएगा। हम थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे बटर। ठीक है, मक्खन इसमें प्लस ऑयल, मक्खन भी ऑयल भी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो उसको हम कर रहे हैं गरम और हमें क्रिकेट की जानिब भी बढ़ना है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर जल्दी से अगर ये रख दें चिकन, सो दैट एक बार हम एक नज़र देख लें और उसके बाद फिर हम चलेंगे। पहले हम ठीक है, और फिर मैं रखूँ। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर के बाद रखेंगे? बस रख रहा हूँ मैं। चलें, चिकन को हम देखते हैं किस तरह से शेफ़ रख रहे हैं, क्योंकि ग्रिल मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं हमारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब। तो यहाँ पर चिकन आपने मुलाहिजा कर ली। जी जवाद, ओवर टू यू। और आशा, आज तो इतने लजीज मालूम हो रही है ये रेसिपी सुनकर ही तो मेरा भी क्रिकेट से ज़्यादा रुझान उस तरफ ही दिखाई दे रहा है। तो लमान एंक्शसली वेटिंग फॉर द रेसिपी टू कंप्लीट। लेकिन आपने भी देखा होगा लमान कि 3 मुस्तकिल दिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नाजरीन, और तीनों दिन अपसेट्स के एक लोअर रैंक टीम ने अपनी से बेहतर टीम को शिकस्त दी। और इस सिलसिले की जो ताज़ा तरीन कड़ी थी वो कल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पछाड़कर कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपसेट किया। अब्दुल गफ्फार, डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम। 3 दिन 3 सरप्राइजेस। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वेल एंड ट्रूली अलाइव, क्योंकि लोग आपको याद होगा हमने पहले दिन ही बात की थी कि वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट पर कुछ बातें हो रही थी। आई थिंक इस तरह के रिजल्ट जब आ रहे हैं तो ये आईसीसी इस पर बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की एक ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश और ज़्यादा हुई है कि नहीं, वनडे क्रिकेट में दमखम बाकी है, इसमें भी अभी उस तरह के मैचेस होना अभी बाकी हैं, अभी वनडे क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। तो वो जो वनडे क्रिकेट की बका की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी का यही रहेगा कि क्लोज कॉन्टेस्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्लोज मैचेस, ये चैंपियंस ट्रॉफी को ना सिर्फ यहाँ पर कामयाब बना रहे हैं बल्कि आइंदा जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और मेरा ख्याल है इसमें हमें क्रेडिट बारिश को भी देना पड़ेगा बार बार। नहीं, बारिश से क्रेडिट वापस ले लें। अच्छा उसकी वजह है कि कोई भी नहीं चाहता जवाब कि बारिश हो और मैचेस कंप्लीट ना हो, क्योंकि दोनों अगर ठीक है, जैसे पाकिस्तान के मैच में हम ये दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान चूँकि 19 रन से आगे है, लेकिन अगर ये मैच कंप्लीट भी होता तो शायद हमें उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। तो बारिश का फैक्टर अब तक जिस टूर्नामेंट में रहा है उसने डिस्टर्ब ही किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है खिलाड़ियों के लिए, फैंस के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, इवन फैंस के लिए इंतज़ार करना। सब एक्शन देखना चाहते हैं कि इतना 2 साल बाद, 4 साल बाद जो बड़ा इवेंट नहीं है कि दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिल गया। एग्जैक्टली। अब इससे पहले कि हम आज के मैच पर आएँ जो कि बुनियादी तौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, 2 रिवायती राइवल टीम्स के दरमियान, नाज़रीन मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश ने कल जो हराया न्यूजीलैंड को, उसके बाद अब ज़रा पॉइंट्स टेबल की शक्ल निकल क्या रही है? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया जवाब, इंटरेस्टिंग भी है। अगर आज ऑस्ट्रेलिया हारता है तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, बांग्लादेश सेमीफाइनल में। तो इसका मतलब है आज बांग्लादेश इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है, पूरा बांग्लादेश, मतलब आई थिंक 17-18 करोड़ आबादी शायद उनकी भी होगी, तो आज इंग्लैंड के साथ दुआएं भी बहुत सारी होंगी। अच्छा बांग्लादेशी फैंस की। तो ऑस्ट्रेलिया हारता है, बांग्लादेश सीधा जाता है सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर, क्योंकि आखिरी मैच है इस ग्रुप का। अगर आज बारिश हो जाए इस मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ये दुआ करनी है, सॉरी बांग्लादेश को, कि इंग्लैंड आज का मैच जीते। और दूसरी जानिब जो सिनेरियो है उस पर भी हम आते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, श्रीलंका के लिए एक बराबर स्ट्रेट फॉरवर्ड में है अगर बारिश ना हुई। अगर बारिश ना हुई अच्छा, तो फिर जो जीता वो सेमीफाइनल में, जो हारा वो फिर अपने घर वापस आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, और जो हारा वो घर वापस, वो घर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर। तो उसका अंदर पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका परसों, पाकिस्तान को मैच जीतना है। बिल्कुल, बारिश अगर इंटरफेयर करती है तो पाकिस्तान के हक में सूरत हाल नहीं जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट सबसे कम है, हम ग्रुप में सबसे नीचे नंबर में मौजूद हैं। लेकिन चूंकि अब सिनेरियो ऐसा बन गया कि दोनों जानिब पॉइंट्स बराबर हो गए हैं तो क्वार्टर फाइनल बन गए हैं।
कल अच्छी खबर ये जवाब जब तक है, फोरकास्ट कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है दोनों मैचेस के लिए। हमारे लिए ये पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है कि दोनों मैचेस कंप्लीट हों। इंडिया साउथ अफ्रीका में जो जीते जो हारे हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस मैच के फातह के बाद एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि पाकिस्तान श्रीलंका का जो विनर है वो स्ट्रेट क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, और हारने वाली टीम जो है वो बाहर है। लेकिन अगेन जो हम पहले डिस्कस करते हैं बारिश का फैक्टर, अगर ये दोनों मैचेस बारिश की नज़र होते हैं तो फिर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो 3 अपसेट्स हमने देखे हैं, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? बिलफर्ज कल बांग्लादेश मुकाबला न्यूजीलैंड, कहाँ 33 पर बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट और कहाँ उसके बाद 266 का टारगेट उन्होंने चेस कर लिया। एक तो पार्टनरशिप, मेरा ख्याल है हाईएस्ट वनडे पार्टनरशिप बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की हाईएस्ट है। फर्स्ट टाइम उन्होंने 200 से ऊपर किए तो इजीली देयर बेस्ट पार्टनरशिप। न्यूजीलैंड से कहाँ गलती हुई? न्यूजीलैंड से गलती जवाब मुझे लगता है कि दिन बुरा था। उसकी वजह यह कि अगर शकीब और महमूदुल्लाह जिस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहे थे जवाब, चैंपियंस की तरह खेले, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो उन्होंने बैटिंग की है वो, जैसे केन विलियमसन ने कहा न्यूजीलैंड के कप्तान ने, कि आउट ऑफ देयर स्किन्स। आप किसी दिन क्रिकेट में ऐसा होता है कि आपका दिन होता है और आप शॉट्स खेलते हैं और शॉट्स लगती हैं, और दोनों के क्रेडिट पे बात यह है कि दोनों ने कोई चांस भी नहीं दिया, चांसलेस थे। और न्यूजीलैंड ने बहुत आउटस्टैंडिंग इसको कहते हैं ना बॉलिंग स्टार्ट किया, ऐसा लगा जैसे उन्होंने उड़ा के रख दिया। टीम साउदी और बोल्ट ने लगा कि खत्म कर दिया मैच उन्होंने पहले 15 ओवर के अंदर। 33 पे 4 खिलाड़ी अगर आप घर भेज दें, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, फुल क्रेडिट गोज टू शकीब एंड महमूदुल्लाह, क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी फ्लुएंट अंदाज से अगर आप खेलते हैं तो ये अमेजिंग, मतलब इसके लिए कोई वर्ड दी नहीं सिवाय से कि उन्होंने वाकई अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बांग्लादेशी कप्तान ने खुद कहा कि जब 100 रन की पार्टनरशिप भी हुई थी तो हम ये सोचे थे मैच लंबा हो रहा है, हमारा चांस बन जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दोनों इतने क्लोज दे देंगे कि जब शकीब आउट हुए तो आई थिंक गिनती के 6-7 रन रह गए थे। और दिलचस्प बात ये भी है कि नाज़रीन, आईसीसी में ये जो अपसेट्स का सिलसिला है, बहरहाल शुरू पाकिस्तान ने किया है जनूबी अफ्रीका को हरा के। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने, अगर जवाब हम ये कहें पाकिस्तानी फैंस होकर कि हमने दूसरी टीमों को भी कहते हैं ना मोटिवेट किया कि यस यू कैन बीट एनी टीम। अच्छा, 30 सेकंड्स में अब्दुल गफ्फार, आज का जो मैच है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ हमें बता दीजिए कि स्कोर बोर्ड पर इस वक्त क्या है और आपका अंदाजा क्या है? 278 रन का टारगेट है, और जिस तरह का स्टार्ट था ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड के लिए टारगेट है, इंग्लैंड के लिए, और जिस तरह का आगाज था ऑस्ट्रेलिया का, मेरे ख्याल में कम से कम 25 से 30 रन शॉर्ट है। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि मस्ट विन मैच है, हमें सबको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी जान लड़ाते हैं, चूँकि वो बैटिंग में वैसा फिनिश नहीं कर सके, लेकिन बहुत अच्छा मैच होगा। और इंग्लैंड को लेकिन एज मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग फॉर्म चलती आ रही है, वो 300-325 रन चेस करने वाली टीम बन चुके हैं। लेकिन अगेन नई बॉल, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जैश हेजलवुड जो है, बहुत हद तक इस मैच का दारोमदार पहले 15 ओवर्स में होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर कल की तरह स्ट्राइक कर लिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तरह, तो वो मैच को कहीं लंबा कर सकते हैं। बाउंड टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार आपका। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से हमने बात मुकम्मल की। लमान के पास और आयशा के पास चलते हैं, रेसिपी कहाँ पहुंची? जी बिल्कुल, यहाँ भी बड़ी हो रही है इंटरेस्टिंग सी चीजें। चिकन स्टेक हमारा क्या शेफ हो चुका है तैयार? चिकन स्टेक हमारा हो चुका है तैयार। अगर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं, हाँ, तो इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत सी आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स भी आप देख रहे हैं, बहुत प्यारे से ग्रिल अच्छा, अभी इसकी सॉस शेफ तैयार करेंगे और उसके बाद स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स भी करेंगे तैयार। हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, लेकिन हम तैयार करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद, तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद इसकी सॉस तैयार होगी, इसके लिए सब्जियां तैयार होंगी, तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में शेफ लमान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बना रहे हैं चिकन स्टेक, इसके साथ सॉस भी तैयार करेंगे, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स भी तैयार करेंगे, और जब वो ये सब तैयार कर लेंगे तो वो भी अपने हाथ धोएंगे लाइफ बॉय से, और आपको भी धोने हैं लाइफ बॉय से, क्योंकि नया लाइफ बॉय सिल्वर अब जरासीम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मारता है। जी शेफ। जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल आखिरी मराइल में है। हमारे पास साइड्स, हम लोग उसकी जो साइड लाइन्स है, आप अगर चाहें तो आप कोई भी साइड लाइन सर्व कर सकते हैं। मैश पोटैटो सर्व कर सकते हैं, राइस सर्व कर सकते हैं, गार्लिक राइस, बटर राइस, फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी चाहें आप सर्व कर सकते हैं। हमारी साइड लाइन सौते वेजिटेबल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह सौते किया। पहले हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया फ्रेशली चॉप गार्लिक, और मैं थोड़े से गार्लिक ब्राउन होने के बाद, नॉट एक्चुअली ब्राउन बट थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, और मैं ऐड कर दूंगा मशरूम, और ये मशरूम इसमें ऐड करेंगे हम।
और हम मशरूम्स को अच्छे तरीके से सौते करेंगे। और इस वक्त मशरूम्स की एक खुशबू, एक महक भी आ रही है। कैन वाले मशरूम्स हैं जी, ये कैन वाले ये कैन वाले मशरूम्स हैं। अगर आपको फ्रेश मशरूम्स मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन चूंकि कैन मशरूम यूज़ करने की वजह से मेरी ये है कि ये इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह पे, हर घर में आप हर जगह आप सोर्स नहीं कर सकते मशरूम्स को। ठीक है, तो इसको हम सौते करेंगे तेज आंच पे और हम करेंगे सौते। हम आ जाते हैं साइड्स की तरफ। हमारी साइड्स के अंदर हमारे पास मौजूद हैं कॉलीफ्लावर, जुकीनी और कैरेट, गाजर, मारो कद्दू और फूल गोभी। हमने इसको अच्छी तरीके से ब्लांच कर लिया। ब्लांच से मेरी मुराद ये है कि 30 सेकंड 40 सेकंड उबलते हुए पानी में डाला और फ़ौरन निकाल लिया। उसको ठंडे पानी से धोया और उसको छोड़ दिया। सब्जियां कच्ची पकी होंगी, क्रंच होगा, टेस्टी लगेगा। और हमने इसको बटर के साथ सौते किया है। हमने इसके अंदर सौते करते हुए इसको ऐड किया है बटर, हमने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट और हमने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ी सी रोजमेरी, थोड़ा सा स्लाइस ऑफ डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। और मेरे मशरूम्स का जो कलर है वो हो गया है चेंज। और ये दो चीजें आप एक हाथ से एक काम करेंगे, दूसरा हाथ से दूसरा काम हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। ऑलराइट, दूध हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसमें अब ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। ठीक है, कोई सी भी क्रीम हम ऐड कर सकते हैं, लोकल ब्रांड कोई सा भी हम इस्तेमाल जी कर सकते हैं। कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बस क्रीम होनी चाहिए। बस क्रीम। लमान, ये जो छोले भड़के हैं, ये घर पर डिश तैयार करते हुए जहनी तौर पर तैयार रहें हमारे नाजरीन इसके लिए। ये छोले भड़क सकते हैं। असल में मुझे जो है ना वो तेज आग पे काम करने की आदत है। आप आग हल्की रख के कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं महक इतनी अमेजिंग आए तो आप अगर भी ऐसी तेज हो आंच भी तो रखें। घबराने की बात नहीं है, घबराने कोई की मसले की बात नहीं है। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, सही, हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट पेपर, दखनी मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हमारी इसमें ऐड करेंगे सॉस क्या पानी। है तैयार। आप थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिएगा चिकन स्टॉक पानी की जगह पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से पकाना अच्छा है। इसको अब ऑलमोस्ट हमें कितना पकाना होता है? 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट जैसे ही मैक्सिमम। थिक कंसिस्टेंसी वापस आएगा हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी, शहद। जी, ओह बिल्कुल। नाइस, मशरूम सॉस में हम शहद भी ऐड कर रहे हैं। चलिए शेफ, आप एक काम करें कि आप इसको 1 मिनट आराम से आप ले लीजिए इसको सिमर करने के लिए, और जब आप बिल्कुल प्रेजेंट करने लगेंगे तो हम चाहेंगे हम गौर से देखिए कि कैसे ठीक है आप इसको कर रहे हैं प्रेजेंट। ठीक है जी, ओके जी। चलिए जी, आराम से आप अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू हम कीजिए। फिलहाल अपने मेरा ख्याल है आज के जो गेस्ट है हमारे मेहमान, उनकी जानिब आते हैं। आपकी तंजीम बड़ा मुनफरिद काम कर रही है नाज़रीन, और इस तंजीम के आप बानी सदर हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, मेक आ विश फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट। बेग साहब बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आपकी तंजीम बुनियादी तौर पर नाज़रीन उन बच्चों की उन ख्वाहिशात के लिए काम कर रही है जिनको शायद ज़िंदगी की जानिब से तो बहुत मोहलत अब हासिल नहीं है, और उनकी कुछ नामुकम्मल ख्वाहिशात हैं। इसी हवाले से आपकी तंजीम काम करती है। सो बेग साहब, इसके पीछे थॉट क्या रही, क्योंकि बड़ा एक मुनफरिद ख्याल है। देखिए जी, मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो दुनिया के 60 ममालिक में हैं, और वो बच्चे जो टर्मिनल इल होते हैं या जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, उनकी कोई भी एक ख्वाहिश जो होती है उसको ये आखिरी ख्वाहिश कहते हैं, पूरा करती है जी। मिशन है इस फाउंडेशन के कोई बच्चा कोई हसरत या ख्वाब लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जी। और ये अमेरिका के अंदर कोई 50 ईयर्स अगो जी एक बच्चा था जिसको कैंसर था, और उसकी विश थी कि ही वांटेड टू बी पुलिसमैन। 50 साल पहले से 50 साल पहले जी, और सोसाइटी के सब लोग जमा हुए एंड देन द पुलिस ने उसको इंडक्ट किया। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड जी, और अब माशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के किसी मुल्क में किसी एक बच्चे की, बीमार बच्चे की एक आखिरी ख्वाहिश जो है वो पूरी की जा रही होगी। और हम तकरीबन 10 साल से जी पाकिस्तान में हज़ारों बच्चों की जी हमने बड़ी मुनफरद ख्वाहिशात को पूरा किया है। इसमें कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं जो टर्मिनल होते हैं, मगर हमें खुशी ये है कि थोड़ी देर के लिए जी हम उनके चेहरे पे खुशी लेके आए और उनको हमने थोड़ी सी खुशी। आई थिंक आजकल के ज़माने के हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा काम है, एक बड़ी खूबसूरत थॉट के साथ आप काम कर रहे हैं कि एक कोई उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। एंड मैं ये जानने के लिए इस वक्त बेताब हूँ जवाद की कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशात होंगी जो शायद हमारे लिए शायद वो ख्वाहिशात भी नहीं होंगी। सर आपसे ज़रूर जानेंगे, और यहाँ पर हमारी रेसिपी भी हो गई है कंप्लीट। बिल्कुल जी, सही कहा। ठीक है शेफ, हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार और हमने इसको सर्व कर दिया। That's it. बिल्कुल रेडी। थैंक यू सो मच शेफ नमान, इतनी अच्छी दिखने वाली रेसिपी बनाने का। आप खाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। हम खुश जायका और खुश सीरत रेसिपी। एब्सोल्युटली, और हम हमेशा आपको अफ्तार में याद कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। अच्छी सी रेसिपी तैयार करने का। और सर मेक अ विश के हवाले से बात करते हैं कंटिन्यू।
कोई यूनिक ख्वाहिश जिसको सुन के आपने कहा अच्छा ये ख्वाहिश हो सकती है किसी की? देखिए, एक तो हमारे बच्चे माशाल्लाह, मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जब ये हम इस तंजीम को पाकिस्तान में लेके आए तो वी थॉट कि जी इतनी ज़्यादा गुर्बत है, हमारी डिस्पैरिटी इतनी है, ज़्यादातर बच्चों की वो ख्वाहिशात होंगी जो मटेरियल विशेज़ पर जाएंगे। मगर हमें हैरानगी ये हो रही है कि मटेरियल विशेज़ से ज़्यादा जी बड़ी यूनिक विशेज़ आ रही हैं। किसी सेलिब्रिटी से मिलना है। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा हमारा सवात का रहने वाला था, उसकी विश थी कि ब्लड, उसको लंग कैंसर था जी, ही वांटेड टू मीट Malala Yousafzai, and then we contacted Malala Yousafzai, although she is a very busy person जी, मगर she said कि नहीं जी आप उसको लेके आएँ। और उस दिन जनाब एक मैंने डिफरेंट उसमें देखा मलाला को कि उस बच्चे के लिए उन्होंने खुद कॉफ़ी बनाई, चाय बनाई, पूरा दिन उसके साथ गुजारा, कार्ड्स खेला। मतलब और मलाला से मिलने बैरून मुल्क गए? हाँ जी हाँ, वहाँ पे यूके के अंदर हम गए। और जैसे हम विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं नाज़रीन आपको, इस वक्त आप देख भी सकते हैं उनकी और मलाला से मुलाकात। हाँ जी, बीबीसी ने इसको जी कवर किया था और उस बच्चे को मलाला ने ये कहा कि जी आप अपनी सेहत का अपना ख्याल रखें। बट अभी कुछ अर्से पहले, 1 महीने पहले ही बच्चे की डेथ हुई है। मलाला की कॉल आई एंड शी वाज वेरी सैड जी, शी वाज वेरी सैड अबाउट इट। और बीबीसी ने भी इस विषय को जी कवर किया था। और तो ये मलाला से मिलने वाले जो हमारे साथी हैं ये अब हम में नहीं, हाँ जी, ही इज़ नॉट लेकिन विद उनकी अस एक जो ख्वाहिश थी एक, हाँ वो आपकी तंजीम के तरफ। देखिए जी, ये विश सिर्फ ये नहीं कि एक विश है, इस विश के पीछे एक फ़िलासफ़ी ये भी है कि प्यार और मोहब्बत जो होता है वो आपको फ़ाइट करने में बीमारी के बहुत ज़्यादा। एक बार किसी ने हकीम लुकमान से ये पूछा था कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो उसने कहा सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो प्यार मोहब्बत है। तो जब हम बच्चों से मिलते हैं तो गुर्बत की वजह से और वजह से जी वो गिव अप कर चुके होते हैं, बट उन्हें प्यार मोहब्बत मिलती है, उनकी ख्वाहिश पूरी होती है, तो आप यकीन करें कि उनमें जज्बा पैदा होता है। सिर्फ बच्चे नहीं, अब उनके जो वालिदैन हैं ये उन तक फिर इसका इम्पैक्ट जाता है। इसका जी 3 लोगों को खुशी महसूस होती है। एक तो उस बच्चे को जिसकी विश होती है, और वालिदैन को उससे भी ज़्यादा होती है। कैन यू इमेजिन कि जी एक बच्चा जो वालिदैन को मालूम है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू द डेथ जी, और रोज़ाना वो अपने बाप से कह रहा है कि जी मेरी ये ख्वाहिश है, ये पूरी करें, और समहाउ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस उसकी ख्वाहिश नहीं होती। तो इतना ज़्यादा रिलीफ उनकी पेरेंट्स करते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। और तीसरी खुशी जी हमें भी होती है, उन वॉलंटियर्स को होती है जो उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उसकी विश को डिग आउट करते हैं। तो एक प्रोसेस है जी, एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट। तसव्वुर ही किया जा सकता है आयशा कि एक ऐसा बच्चा जो लाइलाज है, उसके चेहरे पर जब उसके माँ बाप मुस्कुराहट देखें, खुसूसन उस सूरत में जब उसकी एक ख्वाहिश मुकम्मल हो रही है, तो वो कितनी अनमोल हो। ये सोच के ही जो है वो दिल को कुछ होता है। अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक छोटे से वक्फे का टाइम है, वक्फे पे जा रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो इन विशेज़ के बारे में मजीद बात करेंगे। और बहुत सारी विशेज़ होंगी जो हमारे लिए शायद कोई अहमियत नहीं रखती होंगी, मगर उन बच्चों के लिए वो सब कुछ थी। इसके बारे में मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं मेक अ विश फाउंडेशन के, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से विशेज़ पूरे करते हैं। ये उन बच्चों की जिनके पास चंद ही दिन होते हैं खुशी को महसूस करने के लिए। और यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही उनकी विश पूरी करें। इनके पास एक वेबसाइट है जिस पर जाकर आप उन बच्चों की विशेज़ देख सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं, किसी विश को अडॉप्ट कर सकते हैं। मज़ीद जानेंगे इनसे। जी सर। हाँ जी, हमारी मेक ए विश की चीज़ 2 तरीके से हम काम करते हैं। एक तो लोग डोनेशंस वगैरह हमें मेक ए विश को देते हैं, और दूसरा अगर आप सपोज़ इन केस कि वी हैव ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन जिनकी विशेज़ अभी पूरी नहीं हुई हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाइए उस लिस्ट के ऊपर, अडॉप्ट फ्यू विशेज़, कम टू मेक ए विश ऑफिस, वो बच्चा वहाँ पे मौजूद होगा और आप उसके अपने हाथ से उसकी विशेज़ को जो है आप पूरा करें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है लोगों को कि जी, और ऐसा हो रहा है, लोग हाँ जी हो रहा है। और नॉट ओनली सिर्फ ये हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको बतला रहा था कि अब कई बार हमारे यहाँ ये है कि अभी कुछ अर्से पहले कोई बहन भाई थे, उनकी बर्थडे थी, एंड दे सेड नहीं जी वी वांट टू सेलिब्रेट द बर्थडे विद मेक ए विश चिल्ड्रन जी, क्योंकि हमारे पास कोई 10 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की है जी। सही। और इन बच्चों ने, बहन भाइयों ने जो कि ट्विंस थे, दे सेड कि नहीं जी हम अपने दोस्तों को भी ला रहे हैं एंड वी वांट देम टू, तो उनकी भी जी उन्होंने अपने साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट की। तो आई विल टेल यू वन थिंग कि जो खुशी आपको महसूस होती है दूसरों को खुशी देके, क्योंकि देखिए एक तो खुशी आप खुद वो करते हैं और एक जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें इजाफा हो जाता है। ये भी हमें बताइए, वैसे तो कहा जाता है कि ख्वाहिशात की कोई हद नहीं। जी हाँ, इन बच्चों के लिए ख्वाहिशात
आप लोगों का क्राइटेरिया है क्या? कोई लिमिटिंग क्राइटेरिया है? नहीं सी लिमिटिंग क्राइटेरिया तो जी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों ने हमारे रूल्स हैं। एक तो आर्म्स वगैरह, अगर कोई बच्चा कहता है कि जी हमें कोई असलहा नहीं इसमें इंक्लूडेड, हाँ तो वो डेफिनेटली नहीं होती है, खिलौने में भी नहीं देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जी पेट्स के लिए भी हमारा ये है, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा से रहता नहीं, तो बच्चा अगर पेट्स मांगता है तो फिर वो निगलेक्ट होता है पेट्स ज़्यादा भी। और फिर ये मत भूलें कि हम जिन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं, तो बाद में फिर वो पेट्स को फीड करना, ये करना वो भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जी वॉट एवर विश अगर वो करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत विशेस आई हैं, बच्चों ने उम्रे की बड़ी विशेस की हैं कि जी दे फील कि अगर हम उम्रे पे जाते हैं और दुआ करते हैं अपने और अपने साथियों के लिए तो बेहतरी आती है। तो वो माशाल्लाह बहुत विशेस आ रही हैं और मिलने की जी बड़ी विशेस आ रही हैं। अभी तक हम कोई 3-4 बच्चों को फौज के अंदर दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आर्मी जी फॉर अ डे। ओके। तो हाँ, और उसको जी बाकायदा फ़ौज एक दिन के लिए ले जाती है, वो पूरा दिन फ़ौज में स्पेंड करता है, हर उस चीज़ में हिस्सा लेता है जिसमें फ़ौजी। और लास्ट जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कियानी साहब, वो भी बच्चे से मिले, और ये हमारे राहिल शरीफ साहब जो थी वो भी बच्चे से मिले। देखिए जी ये शो करती हैं चीज़ें कि बच्चों की सोच और बच्चा किसको कंसिडर कर रहा है अपना हीरो जी, रोल मॉडल। जी हाँ, रोल मॉडल, सुपर हीरोज। सर ये भी बताइएगा कि इंडिया में सलमान खान से भी मिलने की सरहद से बाहर भी अगर वो किसी से मिलना चाहें तो भी मिल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अभी कुछ अर्से पहले एक बच्चा था और उसको जी जो बीमारी थी उसमें बच्चा 20 ईयर्स से ज़्यादा सरवाइव नहीं करता। इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक होती है जिसमें आपकी मेल्ट होने लगते हैं जी आपकी मसल्स जी। और वो बच्चा जी इतना ज़्यादा क्रेजी था अबाउट जॉन सेना जो कि वर्ल्ड रेसलर है जी। बट एक बड़ी जो खूबसूरत ये है कि जब हमने उससे कॉन्टैक्ट किया, ऑल्दो ही इज़ ए बिग सेलिब्रिटी, वो हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ में भी काम किया है, तो उसने कहा इस बच्चे को लेके आए। नॉट ओनली जी बच्चा उससे मिला, बल्कि उसका रॉ इवेंट था जिसके अंदर वो फाइट कर रहा था, उस वहाँ पे उसने अनाउंस किया पूरी दुनिया में कि आज मेरा एक बहुत अच्छा बच्चा मिलने आया है जी। और वो मुझसे, और देखिए एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज आया कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, इस नॉट कि वो दहशतगर्द हैं और कुछ हैं। तो बड़ी यूनिक विशेस आ रही हैं जी हमारे पास। और हमें पाकिस्तान मेक ए विश पाकिस्तान को बेस्ट एफिलिएट अवार्ड मिला है। अमेरिका और यूरोप में जी बच्चों की ज़्यादातर 90% विशेस होती है दे वांट टू गो टू डिज्नीलैंड, और एक बच्चे की विश पे 12-15 हज़ार डॉलर खर्च हो जाते हैं, क्योंकि जी छोटी विशेस तो नेचुरली उनके वालिदैन उनकी अफोर्ड कर सकते हैं, मगर हमारी विशेस को देख के वी हैव रिसीव द बेस्ट एफिलिएट अवार्ड। ख़ास तौर पे ये जो विश थी टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, टू बी अ सोल्जर फॉर अ डे। इसके अलावा जो है वो सलमान खान का जो आप बतला रही थी, 3 बच्चों की विशेस थी जी जिनको ब्लड कैंसर था। और सलमान जी अगेन आई विल टेल यू कि 3 days वी स्पेंड एज गेस्ट इन बॉम्बे, एंड नॉट दैट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर जी, बट ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो जी। और उसकी सेक्रेटरी ने मुझे बतलाया कि 70% उसकी जो इनकम होती है, जो अरबों में कमा रहा है, वो चैरिटी में जी खर्च कर रहा है। और बीइंग ह्यूमन उसकी एक वो है। और उसने हमसे ये कहा इश्तियाक साहब दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात सही हो जाएं, तो आपको बच्चों की लाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कहेंगे मैं पाकिस्तान में बच्चों से मिलने आऊंगा। कितनी खूबसूरत सोच है सर। यहाँ पे हम इंडिविजुअल सोच की भी बात कर रहे हैं, और आप अभी बता भी रहे थे कि इंडिविजुअल बेसिस पर आपको मदद मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, CSR की जानिब से आपको उतनी मदद मिलती है जितनी मिलनी चाहिए? कॉर्पोरेट सेक्टर की? हाँ देखिए जी, 10 साल पहले जब मैंने पहली बार मेक ए विश फाउंडेशन इंटरनेशनल USA को कहा कि जी मैं आपके काम से बहुत मुतासिर हूँ और पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर हमें आपकी ज़रूरत है, तो उनका जवाब ये आया, और वो अभी तक ईमेल मेरे पास है, कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन आवर मैप जी। उनके पास जी कुछ रिसर्च ऐसी थी जिसमें CSR में पाकिस्तान दुनिया की लीस्ट कंट्रीज़ के अंदर आता है, जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आई वेंट टू USA, और मैंने कहा जी ठीक है, ये आपने जो वर्किंग मंगवाई है। देख साहब आपकी बात करती है CSR से मुराद आपकी ये है कि वो कंपनीज जो पाकिस्तान में बैठ के मुनाफा कमा रही हैं, उनकी सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी है, और वो इस तरह के फलाही कामों में हिस्सा लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करती है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। मगर जब मैंने उन्हें कन्वेंस किया कि जी पाकिस्तान इस कंट्री जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडिविजुअल डोनेशंस के अंदर, क्योंकि देखिए हमारे मज़हब का जो है ज़कात और फितरा, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें जो डोनेशंस दी जाती है वो जी इंडिविजुअल्स दी जाती है। और अभी जी इंडिया में एक कानून पास हुआ है कि कॉर्पोरेट इदारे अपने प्रॉफिट का 2% जो हैं वो CSR एक्टिविटीज़ पे खर्च करेंगे। और आप यकीन करें हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून है? नहीं जी, अब हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जी इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे देखें अरबों रुपए कमाते हैं, और वो क्या करते हैं कि सब का सब वो डिविडेंड में बढ़ जाता है या अपनी जेब में रख लेते हैं,
और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो खर्च नहीं करते। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी, उनको बताया कि सर यहाँ पे 2% नहीं होता, अगर 1%, और ये 1% वो कंपनी जो कॉर्पोरेट इदारा है उसके डिस्क्रिप्शन पे है, वो किस तरह खर्च करना चाहता है, वो एक हॉस्पिटल बना ले या तालीम का इदारा बना ले, मेक ए विश को सपोर्ट करना चाह रहा है, ईदी को, हाँ जी, बट 1% अगर वो खर्च करता है तो जी आप यकीन करें कि हमारी गुर्बत में बहुत कमी आ सकती है। इसी को आज आपका मैसेज भी हम कंसीडर करते हैं। बिल्कुल, माय प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने का और इतनी अच्छी खूबसूरत अवेयरनेस का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप हर साल हमें याद रखते हैं, आप तशरीफ लाए। बिल्कुल सर। आई एम श्योर कि मेक अ विश फाउंडेशन में अगर आप भी चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किसी की भी विश सिलेक्ट करें और अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो उसका हिस्सा ज़रूर बनिए। अभी हमारे पास टाइम हुआ एक छोटे से वक्फे पे जाने का। जी हाँ, और इस वक्फे में लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। हम जब वापस आएंगे तो आज हम झूठ, फरेब और धोखा, अब इस सब के मौजू पर उलमा कराम से रहनुमाई लेंगे। तो रौनक इफ्तार देखते रहेंगे। रौनक इफ्तार में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद सईद रज़ा ज़ैदी साहब और रोज़ाना की तरह मुफ्ती नूर रहमानी साहब। झूठ के मौजू पर आज हम इनसे रहनुमाई लेते हैं। सो अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा अगर आपसे आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, ज़रूर हमें बताइए कि क्या कुछ झूठ के दायरा कार में शामिल है? झूठ है, मजाक है, ये तफरीक, ये लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए? झूठ तो देखिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि झूठ जो है वो 2-3 किस्म के हैं। एक तो आदतन झूठ बोलता है इंसान, एक मजाकन झूठ बोलता है, एक जानबूझ के झूठ बोलता है, एक जगह पर झूठी कस्में खाता है कहीं के ऊपर। अच्छा, झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जो माशरे की बुराई है। एक शख्स आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हो गया हूँ, मेरी बुराइयाँ बहुत बढ़ गई हैं, मेरे गुनाह किसी तरह कम नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मेरे गुनाह कम हो जाएँ। तो आपने कहा झूठ बोलना छोड़ दे। कहना तू जैसे झूठ बोलना छोड़ेगा तेरे गुनाह बुराइयों का मंबा खुद कम होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि सारी बुनियाद झूठ है। अच्छा, मैं इस जगह पे एक बात करना चाहता हूँ जो कि बड़ा प्यारा मौजू है। ये झूठ समझ लेना चाहिए कि हमारे हुजूर ने 40 साल तक ये नहीं कहा मैं नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, सादिक, और फिर खड़े हुए पहाड़ी पे आए, कहा मैं कौन हूँ, कहा आप सादिक और नबी ने। नबी नहीं माना, सादिक माना। नबी को नबी नहीं माना, सादिक माना। यानी कि नबी ने यह बताया कि अपने आप को अगर तुम सच्चा साबित कर देते हो तो तुम नबूवत की सीढ़ी पे आ जाते हो। ये इतना अहम है, इतना अहम चीज़ है। 40 साल तक मेरे रसूल ने ये कहा ही नहीं मैं नबी हूँ, बस झूठ नहीं बोला, एक किरदार से अपने बता दिया सबको, खड़े होकर पहाड़ी पे कौन हूँ, आप सादिक और अमीन है, बस खत्म। सुभान अल्लाह। रहमानी साहब, इसमें ज़रा इजाफा फरमाइए, आयशा आपके ज़हन में, या मैं मुफ्ती साहब से कंटिन्यू? बिल्कुल, इसमें इजाफा फरमाइए। ये झूठ बोलना फी ज़माना बहुत आसान हो गया है इसलिए कि हक गोई एक मुश्किल रिवायत है, या आदतन हमने इसको अपने ऊपर नाफिज कर लिया है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद झूठों के बारे में क्या कहता है? तो कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत। जिस पे अल्लाह की लानत होती है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दूर हो जाता है। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन में आती है कि जो झूठ बोल रहा होता है, इस तरह के काम कर रहा होता है, क्या होता है? बईदु मिनल्लाह, वो अल्लाह से दूर हो जाता है। बईदु मिनन्नास, वो लोगों से दूर हो जाता है। बईदु मिनल जन्ना, वो जन्नत से दूर हो जाता है। करीबु मिनन्नार, वो दोज़ख के करीब हो जाता है। तो रहमान साहब, ये जो आप झूठ का बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें उसके साथ होंगी, तो क्या ये हर किस्म का झूठ है जो आदतन बोला जाए, जानबूझ के बोला जाए? एक बात तो हमें जहन में रखनी है कि कैसे ये आदतन हो सकता है, किस तरह कि जब ईमान का मामला ये है, तक़वा का मामला ये है कि आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं कि जहाँ इधर भी झाड़ियाँ हैं और इधर भी झाड़ियाँ हैं, आप अपने आप को बचा के क्यों नहीं निकलते कि आपके कपड़े जो हैं ये ख़राब ना हो, फट ना जाएँ। ईमान इस्लाम यही तो है, यही तो समझाता है कि यहाँ झूठ की झाड़ियाँ हैं, यहाँ धोखे की झाड़ियाँ हैं, यहाँ ग़ीबत की झाड़ियाँ हैं, यहाँ हसद की झाड़ियाँ हैं, ये तमाम झाड़ियाँ तो हैं। आपको अपने आप को लेके निकलना, ये इनमें कांटे लगे हुए हैं कि जो आपका ईमान काट देंगे।
जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर देंगे, ऐसी खराशें हैं जो जिस्म पे पड़ेंगी और आपका ईमान निकल जाएगा। याद रखिएगा कि हम ये जब कोई शख्स झूठ बोलता है, हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि फ़रिश्ता उससे 1 मील दूर हो जाता है। एक झूठ बोलने से, अब आप उसमें आदतन लिया है, आप उसमें मजाकन लिया है या उसमें जानबूझ कर लिया है, किसी भी तरीका आपने झूठ बोलना, आपसे फरिश्ता दूर हो गया। रमज़ान मुबारक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का वाईफाई ऑन, सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त जब रहमतों की बारिशें हो रही हैं, तमाम सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं, आपकी यहाँ जो सिम लगी हुई है उसमें उसका भी कनेक्शन मजबूत है, मगर जैसे ही आप झूठ बोलते हैं इसमें वायरस आ जाता है। अब वायरस आ गया, अब आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हो पा रही, वो कनेक्शन वहाँ का वाईफाई तो बहुत मजबूत है, मगर यहाँ की जो सिम है रिसीविंग, क्योंकि रिसीविंग के अंदर आपने वायरस डाल दिया, झूठ का वायरस, मजाक का वायरस, ये तमाम वायरस यहाँ चले गए, अब वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो आप उसमें एंटीवायरस क्यों नहीं डाल लेते? वो है तौबा, वो है इस्तिग़फ़ार, वो है रुजू इल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू। जैसे ही रुजू हुआ, इन तमाम चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू, देखिए ना, जो शख्स झूठ बोलता है ज़माने में उसका भरम नहीं होता, उसकी हैसियत जो है लोगों के सामने पुख्ता नहीं होती, वो हाँ मस्त हो जाता, उसमें वो बावक़ार शख्स नहीं होता। मैं इस चाहूँगा सदी साहब, इसको ये जो हम बात कर रहे हैं ज़रा आगे बढ़ाइए। हमें फ़ी ज़माना यूँ लगता है कि हम झूठ बोलकर एक दूसरे के दरमियान हिफाजती पर्दे हायल कर लेंगे। मैं आपसे अपने बारे में, अपने मामूलात के बारे में जितना झूठ और गलत बयानी रखूँगा, मैं किसी के शर से, नुकसान के अंदेशे से उतना दूर रहूँगा, क्योंकि वो अगला शख्स मेरे बारे में ये गलत फहमी। जो आप बात कर रहे हैं, झूठ की बुनियाद यही है। लड़की अपने शौहर से पैसे लेके जाती है, कपड़े खरीदती है, ससुराल से हमें सारी कहती है मेरे माँ ने दिलाए। सही, तो ये एक बेज़रर सा झूठ देखने में आपकी बात की मिसाल पे लेकर आ रहा हूँ कि उसने क्यों कहा ये बात कि अगर मैं घर आके बताऊंगी, लेकिन अब वही बात आ गई ना, एक आदतन झूठ है। झूठ आपके किरदार को बस कर देता है, झूठ आपको जहन्नुम की तरफ ले जाता है। सर, कोई ऐसा झूठ जो किसी की दिल आज़ारी से बचा ले उसको, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस जवाद ने मुझसे कोई चीज़ पूछी, उन्होंने कोई खाना बनाया और उन्होंने कहा कि कैसा बनाया, और अगर मैंने झूठ कहा कि बहुत अच्छा बनाया, कोई ऐसा ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये झूठ थोड़ी, इसे आप गलत देखें, लफ्ज़ झूठ जो है ना, ये लफ्ज़ झूठ नहीं है, ये तो आपने एक नेकी करी है, ये आपके ध्यान में एक नियत थी कि मेरे शौहर या जो भी पूछ रहा है तारीफ करके उसको खुश कर रही है, तो आप उसे खुश कर रहे हैं। ये झूठ थोड़ी है। कोई झूठ एक जगह बोलना जायज़ है, सिर्फ एक जगह के ऊपर, कि जहां अगर कि आपके झूठ से किसी इंसान की जान बच जाए, ठीक, तो उसके अलावा झूठ कहीं पर भी। अच्छा, हमारे साथ झूठ की हम एक बात कर सकते चलूँ, 3 मौक़े ऐसे हैं हमारे नज़दीक जहाँ झूठ बोला जा सकता है। एक वो जब मियाँ बीवी के अंदर तफरीक आ रही हो, सही, घर बनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। हालत जंग के अंदर झूठ बोला जा सकता है, जहाँ ज़िंदगी और मौत का मसला आ जाए, ऐसा झगड़ा कि अगर आप झूठ नहीं बोलते, वहाँ सच जो है फसाद का बायस बन जाएगा। सही। तो इस मौके पर आप सच नहीं बोलेंगे बल्कि झूठ बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नीयत को जानता है। क्योंकि मैंने फिर एक वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के वो वाक़या ज़हन में आ जाता है कि एक बादशाह के दरबार में मौजूद है, वहाँ से एक शख्स आता है जो बादशाह को बहुत बुरा भला कह रहा होता है, और शेख सादी, क्योंकि जिस ज़बान में वो कह रहा होता है, मज़े की बात ये शेख सादी के अलावा वो कोई ज़बान जानता ही नहीं दरबार में, तो बादशाह बड़ा हैरान होता है, ये जज्बात में क्या कह रहा है, शेख सादी तुम तो बहुत सारी ज़माने जानते हो, ये क्या कह रहा है? वो कहते हैं जी तो आपकी तारीफ़ कर रहा है, ये तो आपकी शान में कसीदा पढ़ रहा है, ये कह रहा है आप जैसा आदिल इंसाफ करने वाला आदमी कोई नहीं है। तो जो है वो बादशाह कहता है इसको आदि सल्तनत दे दो। तो एक शख्स दूर से आता है, कहता है सादी आपने झूठ बोला, ये तो बादशाह को बुरा भला कह रहा था, कहा अगर मैं बोलता तो बादशाह इसका सर कलम कर देता। तो ऐसे मौक़े पर जहाँ जान चली जाए वहाँ झूठ बोलना अफजल हो जाता है कभी कभी। अल्लामा साहब कि नियत, अगर आप सच बोल रहे हैं लेकिन खुदा न खास्ता आपकी नियत ये है कि इस सच से मैं किसी का बेड़ा गर्क करवा दूं, तो वो शायद उस मुनासिब झूठ से बदतर हो जाए। अमाल का सारा दारोमदार क्योंकि नियत के ऊपर है, तो वो झूठ पर भी आता है। अच्छा देखिए, एक बार मैंने कहीं कॉल पढ़ रहा था कि इंसान की ज़बान झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलता है। ज़बान झूठ नहीं बोलती, ज़बान तो हमारी मौक़िम है, ये हाथ हमारे मौक़िम है, पाँव हमारे मौक़िम है, ये आँखें हमारी मौक़िम है, ये कान हमारे मौक़िम, हम हाकिम हैं इनके। हम आँख से कहेंगे बुरी चीज़ देख, ये देखेगी, कान से कहेंगे बुरी चीज़ सुनेगी, पाँव से कहेंगे बुरी जगह जा, चले जाएगा। यहाँ ये मजबूर है, हम हाकिम हैं, हम जो इनसे, इसलिए ज़बान तो अब देखिए परवरदिगार के सामने जाके हर चीज़ बोलेगी, पाँव बोलेंगे, हाथ बोलेगा, ये नहीं बोलेगी जो हाँ बोल रही है, क्योंकि ये यहाँ मजबूर है। इस बारे में मजीद बात करते हैं, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे आज? जी मेरा सवाल ये है कि झूठ किन शराइत पे जो है वो जायज करार दे सकती है? ठीक है, वैसे अभी अभी उम्मा कराम ने इसका जवाब भी दिया था, इसके अलावा भी बड़ी आप वजाहत और से सवाल बताया करना भी। चाहेंगे? बस यही मैं चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम चाहेंगे कि ज़रा आप ये 3 चीज़ें जो आपने बताई हैं दोबारा से आप ये बता दें सो दैट हमारे देखिए, एक मैंने अर्ज़ किया, ये जो उलमा ने अक़वाल लिखे हैं बाकायदा कि मियाँ और बीवी का, जैसे शौहर जो है वो घर बचाने के लिए झूठ बोलते हैं या बीवी घर बचाने के लिए झूठ बोलती है, तो इस झूठ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ फरमाएगा, यहाँ बोल सकते हैं। दूसरा ये है कि हालत जंग के अंदर झूठ बोला जा सकता है, और जहाँ जान का मामला आ जाए, फितना, कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो जहन में आई, अल फितना तो अकबरु मिनल क़त्ल, फितना जो है वो कत्ल से बड़ा गुनाह है, कि आपके सच बोलने से पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरा मुआशरा बिखर जाए, मियाँ बीवी का जो ख़ानदान, बच्चे वो सब के सब बिखर जाएँ, तो यहाँ सच बोलना फितरा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फितने को नापसंद फरमाता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। कोई भी झूठ बोलने से मुतालिक सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछेंगे, और यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाएगा, वो ये कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो भी आप सच्ची या फिर झूठी कुरान की कसम खा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। सर, कुरान खजूर के इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं और इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जदीद साइंस भी इसको कबूल करती है कि खजूर में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन्स हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। एक तहकीक के मुताबिक खजूर में मौजूद मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमें दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखता है। ग़िज़ायत की कमी की वजह से जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए आयरन की अशद जरूरत होती है, जो कि खजूर में कुदरती तौर पर मुयस्सर होती है। इसी तरह एक तहकीक के मुताबिक खजूर में पाया जाने वाला विटामिन 6 भी हमारे दिमागी निज़ाम को बेहतर करता है, जिससे हमारा दिमागी निज़ाम बेहतर तरीके से काम करता है। जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। आज हम बात कर रहे हैं झूठ के हवाले से। काफ़ी सारे सवाल हमने हमारे उलमा कराम से किए। सवाल एक ये दिमाग में आता है कि अगर कोई इंसान, बेशक उसकी नीयत अच्छी हो या बुरी हो, सच्ची या फिर झूठी कसम खाता है, कुरान पे हाथ रख के कोई झूठा वादा करता है या बेशक सच्चा ही वादा करता है कुरान मजीद पे हाथ रख के, तो इस बारे में क्या फरमाया गया है? जी रहमानी साहब। देखिए, मैंने एक तो बात की झूठी कसम की। मोमिन की शान ही नहीं कि वो झूठी कसम उठाए, एक बात। और जो वादा खिलाफ़ी करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक की 4 अलामतें, और उसमें से एक अलामत ये है कि वो वादा करता है, वादा खिलाफ़ी करता है। ये मुनाफिक, और मुनाफिक वो होता है कि जो जहन्नुम के सबसे निचले गड़े में जलाया जाएगा। मुनाफिक वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो अल्लाह ताला हमें निफाक की इन चारों चीज़ों की जो अक़साम, इससे हमें महफूज रखे। एक काम, अब बात की बहन ने कि कसम उठाई, कसम का कफ़ारा क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में कसम के बारे में 3 बातें बताई गई हैं। पहले एक तो ये कि ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए, इस ज़माने में ग़ुलाम तो नहीं है। सही। फिर ये कि 3 रोज़े रखे जाएँ मुसलसल। सही। या फिर 10 मसाकीन को खाना खिलाया जाए। और ये सर सच्ची कसम झूठी कसम दोनों पे है क्या? अगर आपने सच्ची कसम उठाई है कि आपने पूरी हो गई, वो तो ठीक है, सच्ची कसम आप जानते थे कि जी मिसाल के तौर पे ये गिलास है और दूसरे को यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई गिलास है, तो आप अल्लाह की कसम खा लेते हैं कि हाँ ये जी मैंने ही बनाया और ये मेरा ही है, तो ठीक है। हाँ, आप झूठी कसम उठा रहे हैं, देखिए याद रखिए, झूठी कसम उठाने वाले पे अल्लाह उसके रसूल की लानत होगी, और जब लानत हो जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत उठा लेता है। जब बरकत उठा लेता है तो ज़िंदगी के हर शोबे से बरकत उड़ जाती है। उसकी ज़िंदगी बरकत उड़ जाती है, उसके कारोबार में बरकत उड़ जाती है, उसके रिश्तेदारों में बरकत उड़ जाती है, उसके दोस्तों में बरकत उड़ जाती है। मतलब ये कि वो दोस्तों से मिल रहा होता है, दोस्त उससे नहीं मिलना चाहते, रिश्तेदार उससे नहीं मिलना चाहते, घर में माल तो आ रहा होता है, मतलब बेबरकती इतनी होती है कि लगता है कि हर जेब में सुराख हो गया, उसकी ज़िंदगी नासूर बन जाती है, क्योंकि वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बताई हैं, जो एक होते हैं अखलाक, सच बोलना, एक होते हैं रज़ाइल इंसान के। तो ये जो इंसानी रज़ाइल होते हैं ना, ये झूठ, तकब्बुर, हसद, धोखा, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं धोखा देने वाला हम में से नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि कल बरोज़ महशर सुने आप कि आप सब मुसलमान अल्लाह के नबी के पास जा रहे हो, अल्लाह के नबी फरमा दें झूठा हम में से नहीं है। शर्मिंदगी होगी ना कि जो है धोखा देने वाला हम में से नहीं है।
इस तरह ज़ख़ीरअंदोज़ी जो करता है, एहतिकार जिसे कहते हैं, वो हम में से नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि आप भाग कर जा रहे होंगे अल्लाह के नबी के पास और अल्लाह के नबी शाह फरमा रहे होंगे धोखा देने वाला अल्लाह में से महफूज है। कॉलर है, हम उनको आपकी इजाज़त से शामिल इस्लामाबाद से सबा से करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबीन, क्या कहना चाहेंगी, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी बहुत अच्छा टॉपिक आज जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है माशाल्लाह से। इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो झूठ है वो तो कहते हैं ना उमुल हबाइस, यानी कि बुराइयों की जड़ सही है। तो झूठ से ही सारे गुनाह शुरू होते हैं और झूठ पे खत्म होते हैं। सही। और आजकल तो माशरे में हर चीज में बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि झूठ से बचें, क्योंकि हर चीज से बरकत उठ जाती है अगर आप झूठ बोलते रहेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे को मुनाफिक का है, तो ये है कि आपके और कुछ लोग ख्वाह झूठ बोलते हैं, यानी इनसे उनको कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, लेकिन वो अपने गुनाहों में इजाफा करते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रमजान में कोशिश करें, वादा करें कि झूठ कम से कम कोशिश करें कि ना ही बोलें, लेकिन किसी की कोई अगर कोई बहुत शुक्रिया आपका, ढाई मुनासिब बात, वही बात जिसकी वजह से हमने आज इंतखाब किया। तो अल्लामा साहब, जैसे वो फरमा रही थी सबीन साहिबा भी कि अब तो हम बिला जवाज झूठ बोलते हैं, आदत है बस। मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं भी हो रही तो आप कहेंगे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, असल में फैशन बन गया है, जैसे गीबत गॉसिप फैशन बन गया, नहीं किया तो आप पार्टीज में नहीं बैठ सकते, आप किसी की गीबत ही नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, जो आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। मतलब अब तो शादियों में ऐसा लगता है गीबत कॉन्फ्रेंस होती है। इसी तरह से अब रसूल का मैं आपको एक बताऊं, आपने बताया एक ज़माना ऐसा आएगा जो जितना बड़ा झूठा होगा उतने बड़े ओहदे पे होगा। अल्लाह सर वो जमाना तो खैर मुझे नहीं लगता इसी जमाने का हवाला ना हो तो शायद मैंने इसी जमाने के हवाले से कह दिया। लेकिन सर अब ये एक बाकी अच्छा सवाल भी तो है, बड़ा होता देख लें आप, और फिर आप देख लें कि वो अब ओहदों की रिक्वायरमेंट्स में से है कि घुमाना और झूठ बोलना अच्छा, मुख्तलिफ अंदाज से आता है। अगर नौकरी के लिए झूठ बोला गया, चाहे आपने अपनी उम्र छुपाई, चाहे आपने अपनी डिग्री फेक शो कराई, कोई भी चीज, तो उसके लिए क्या फरमाया गया? देखिए परवरदिगार उस दीन में जो दीन भेजा है उसने आपके अच्छाई के लिए भेजा है, जिस चीज़ को उसने मना किया है इसमें आपका फायदा है। अपनी तरफ से अकल ना लड़ाएं कि यूँ करके यूँ हो जाएगा, ऐसे करके। झूठ आपको नुकसान पहुंचाएगा, चाहे आप किसी लिए बोलें, अपनी उम्र छुपाएं, शादी के लिए बोलना है, झूठ झूठ है, वो आपको कहीं ना कहीं बसा देगा ना। आप इम्तिहान देने के लिए गए, आपने जाली मार्कशीट बना ली, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों के जाली मार्कशीट वाले सारे पकड़े गए, पहले झूठ कर लिया उन्होंने, वो भी गए। एक दिन देखे, चूंकि झूठ मना इसलिए किया गया है कि ये तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे आगे, तुम कहीं अटका देगा आगे। वो सारे के सारे जो असेंबलीज में चले गए थे, सीटें मिल गई थी, इलेक्शन लड़ ली थी, 3-3 करोड़ में खर्च करके, एक झूठ की वजह से वापस। अगर परवरदिगार की बात मान लेते कि भाई झूठ में नुकसान है, खुला हुआ झूठ है, वदू मुबीन है, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है झूठ, तुम फिर झूठ ना बोलते तुम ना। तो इसी तरीके इसको आदत ना बनाओ, इसी किसी तरह से भी सही नहीं। नौरीन साहिबा हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगी नौरीन? जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपका टॉपिक है ये बहुत अच्छा, झूठ और धोखा लोगों ने आजकल अपने इसको फैशन बना लिया है। बिल्कुल ठीक है, जब तक वो झूठ या धोखा नहीं करेंगे तो वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचना चाहती हूँ झूठ और धोखे से किस तरह बचा जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा सवाल है कि आप ऐसा क्या करें कि किसी को धोखा देने से पहले आपके दिमाग में कोई ख्याल आए और आप धोखा ना देंगे। अच्छी अच्छी बातें करने के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। भाई यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ 20 करोड़ रुपए रखे हों और हम सब 5 आदमी हों तो कोई उठा सकता है? चारों तरफ आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई भी नहीं, और आपको पता है चारों तरफ कैमरे लगे हैं, नीचे जाएंगे तो गार्ड्स आपको, अगर आपने कोई चीज़ उठाई और जेब में रखी, आपको नीचे से गार्ड पकड़ लेगा कि आप ये कैसे लेके जा रही हैं। तो आप एक आंख है जो देख रही है, तो वो ज़ात जो आपको मुसलसल देख रही है और जो आपके दिल में उसको जानती है, जो आपके दिमाग में उसको जानती है, आप तसव्वुर वो कर लें। देखिए शुरू के प्रोग्राम में मैंने कहा था वाकई मुसल्ला, नमाज को कायम करो, नमाज जो कायम करता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो एक हालत है। वो हालत क्या है? नमाज कायम करने का हालत क्या है कि या तो आप अल्लाह को देख रहे हो, सेकंड चीज़ अल्लाह आपको देख रहा है। तो आपके तसव्वुर में ये बात होगी अल्लाह मुझे देख रहा है तो आप झूठ से बचेंगे। तो कुरान कहता है लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला तुम्हें ताक लगा कर देख रहा है, मुसलसल वॉचिंग हो रही है आपकी। जब एक कॉन्सेप्ट मेरे दिल में होगा ना कि मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, तीसरा अल्लाह है, हम दो नहीं है बल्कि तीसरा अल्लाह है। अल्लाह तो सारे हमारे काम लिखे जा रहे हैं, नेकियां लिखी जा रही हैं,
बुराइयाँ लिखी जा रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो ये तसव्वुर जब आपके दिल में पुख्ता हो जाएगा तो आप झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह अकबर। और जब अल्लामा साहब के सामने मैंने सवाल रखा कि अब हमें तो शायद झूठ से बचने के लिए इंतहाई एफर्ट करना पड़ती है, एक शख्स से मिलकर अगर खुशी नहीं हो रही तो आपके पास चॉइस ये है या कथा ताल्लुकी हो जाएगी या आप झूठ बोल के ताल्लुक बहाल रखेंगे। आसान हल है ना, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज अमल को अपनाइए। अल्लाह के नबी मुस्कुराया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तरीका अपनाएं कि हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र, आप किसी से मिलें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये झूठ तो नहीं होगा ना। अगर आप किसी से मिलते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं और अगर आप अपने मुसलमान भाई को देख कर आप कह रहे हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ है कि मोमिन को देख कर खुश होता है। देखिए, अगर मुझे आपके अंदर कोई ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं तो भाई एक बात तो समझ लीजिए, अल्लाह के उसने फरमाया मोमिन का आईना है, आईने में आप अपने आप को ही देखते हैं। तो अगर आप जवाद साहब के अंदर मुझे कोई खामी नज़र आती है तो ये जहन में रखिएगा कि नूर रहमानी साहब की वो खामियाँ हैं जो मैं वहाँ देख रहा हूँ। जब एक तसव्वुर एक मुसलमान का इस तरह हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे को झूठा नहीं बोलेगा। यहाँ तो ज़रा सी वही बात होती है, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। हो सकता है कि ज़ाविये नज़र अलग हो सकता है गुफ्तगू का अंदाज़ अलग हो। हमें देखिए तहकीक करना चाहिए हर मामले के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई फतवा सादिर कर दें। हमारा मिजाज ऐसा हो चुका है बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम का कि अभी दूसरे की बात ख़त्म ही नहीं होती और हम चीखना शुरू हो जाते हैं। तज्जिया तबसरा पेश कर देंगे। मतलब यहाँ से बात ये निकलती है कि ये झूठ या सच का जो मयार है ये हाकिमीन के लिए फिर क्या है, जो हमारे हाकिम हैं। देखिए, मैं आपको वाक़या सुनाऊँ। एक हज़रत अली का हाकिम थे, आप खलीफा वक्त थे। दो औरतें आईं, एक बेटे था। एक औरत कह रही बेटा मेरा है, दूसरी कह रही मेरा है। दोनों में उसको एक तो झूठी है ना, दोनों एक कह रही मेरा बेटा है झूठ, अभी एक सच्ची एक झूठी है इसके अंदर। तो मौला अली ने कहा कि चलो फैसला करते थे किसका बेटा है। उन्होंने कंपर से कहा तलवार लाओ, दो टुकड़े कर दो इसके, आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो। तो जिसका था उसने बोला मेरा नहीं है, उसने झूठ बोला। वाह। उसने कहा मेरा नहीं है, देखिए उसका ये झूठ यहाँ पर कहाँ पर काम आ गया। मौला समझ गए कि ये अब हाकिमी को इतनी असल माही कह सकती है। लेकिन देखिए अब यहाँ आप हाकिम की बात कर रहे हैं ना, हाकिम को कम से कम इतना आकिल होना चाहिए कि फैसला कैसा करे, फैसला कैसे करे। अकल से यहाँ अकल की जरूरत पड़ती है। झूठ तो आएगा आपके सामने, लेकिन अब आपने फैसला करने वाला बनना है तो आप फैसला करने वाले कैसे हो गए। जिसका था उसने बोला मेरा नहीं है, मतलब तेरा ही है, भी तो छोड़ रही है। झूठ अगर कोई हाकिम बोल रहा है तो यकीनन उसका पकड़ने का तरीका उसका एहतसाब है। सर जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी पकड़ होगी, ये जहन में रखिएगा। मेरा घर में अगर सिर्फ ये जहन में अल्लाह के नबी की हदीस है कि हर एक से उसके जो मातहत उसके बारे में पूछा जाएगा, और जो 18 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का जो हाकिम है पूरी कौम के बारे में पूछा जाएगा। मैं खता कलामी करूँगा छोटी सी आपकी तरफ से एक वाक़या और सुना दूँ आपकी हाकिम के ऊपर ही। जरूर। हारून रशीद का ज़माना है, बहलौल दाना का नाम सुना होगा आपने। जी जी बहुत बढ़िया। तो हारून रशीद तख़त पे बैठते थे, वो बादशाह थे, वो उस वक्त खलीफा थे, तो वो थे नहीं अपने तख़त के ऊपर। तो बहलौल दाना आए और उनके तख़त पे बैठ गए, बादशाह साहब सलामती कुर्सी पे बैठ गए। तो उनका एक शुरता आया और आने के बाद उसने उसको एक कोड़ा मारा कि तुम उस पर क्यों बैठ गए बादशाह की कुर्सी पे। तो वो रोते हुए उतर गए नीचे। अच्छा वो रोज आए, इतने में आ गया हारून रशीद साहब आ गए, कहने लगे अरे बहनों क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। कहा भाई मैं इस पर बैठ गया तो उसने मुझे मारा है। तो कहने लगे जब चुप हो जाओ, मगर उनका रोना ही खत्म ना हो, रो के कहने लगे अभी क्यों इतना क्यों रो रहे हो। कहने लगे मैं 1 मिनट के लिए बैठा हूँ तो मुझे कोड़ा पड़ा है, मुझे हैरान बात तू इतने अरसे से बैठा। अल्लाह वक्त हमारा खत्म। नूर रहमानी साहब जज़ाकल्लाह। इसी लाइट से नोट सईद रज़ा ज़ैदी साहब आज हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है जवाद की बजाय इसके कि हम किसी हुक्मरान को कहें या किसी भी और इंसान को कहें कि आप झूठ ना बोले, हम खुद जो है वो पहले इंसान बनने चाहिए कि हम झूठ से थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करना कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी 6 से लेकर 8 बजे तक कल, और हम वाकई में झूठ नहीं बोल रहे, कर हम तो आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। तो कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।